नमस्कार साथियों, जय हिंद। कक्षा 12वीं की दिग्दर्शिका राजनीति विज्ञान में से पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि एक अध्याय हो चुका था अपना। यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अब ये है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस सत्ता के समकालीन केंद्र में अपन पढ़ने वाले हैं जो विश्व में हमारे 3 जगह पर क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, उनको देखना है। जैसे कौन कौन सा संगठन है एशिया में, एशिया महाद्वीप जो है उसमें 2 संगठन मुख्य तौर पर बड़े संगठन हैं। जैसे एक सार्क है जो कि अपना सार्क का हिस्सा है, जो अपना भारत भी उसका हिस्सा है। भारत मुख्य तौर पर भूमिका निभाता है। और उसके बाद जो दूसरा संगठन है, एक का दूसरे का नाम है आसियान संगठन। आसियान संगठन के बारे में देखेंगे। और उसके बाद है एक यूनियन संगठन, यूरोपीय यूनियन संगठन, जो कि यूरोप में है। तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि 1945 में शीत युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के परस्पर संबंधों में मधुरता आई। 1948 में मार्शल योजना है, ये एक मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ का विकास हुआ था। मार्शल योजना ये अमेरिका से संबंधित थी, एक प्रकार की योजना थी। इसने महामंदी, एक जो महामंदी हुई थी अर्थशास्त्र में 1929 से 1933 तक चली थी। इस मार्शल योजना के तहत उसमें बहुत सुधार देखने को मिला था। तो इस प्रकार से अपन ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक बार आप देख लीजिए। मुख्य बातें दी गई हैं इसमें। और इसके बाद अब देखने वाले हैं अपन इनमें जो मुख्य प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो 2 नंबर में प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से, ये दिए गए हैं हमारे प्रश्न। यूरोपीय यूनियन का 1993 से पहले नाम किया था। यूरोपीय संघ यूनियन के 2 उद्देश्य बताइए। इस प्रकार से ये हैं। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हमें पहले नंबर ये जानना है कि ये जो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है क्षेत्रीय संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो क्षेत्रीय संगठन, पहले तो ये जानिए कि क्षेत्रीय संगठन होता क्या है। तो क्षेत्रीय संगठन वह संगठन होता है जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर जो आसपास देश बड़े छोटे बड़े देश मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिससे सीमा संबंधी विवादों को खत्म करते हैं और आसपास में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आपस में सहायता प्रदान करते हैं और विश्व शांति की स्थापना करते हैं। ये क्षेत्रीय संगठन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताए कि 3 मुख्य तौर पर जो हमारे क्षेत्रीय संगठन दिए गए हैं, हमने बताए थे। सार्क संगठन है, ये आसियान संगठन है। देखिए इस प्रकार से ये है आसियान संगठन। इसमें ये अनुमानित तौर पर बनाया है, किसी प्रकार का ये मैप से नहीं लिया गया है। तो देखते हैं, ये है हमारा भारत देश। भारत देश के यहाँ पर है म्यांमार, ये थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 देशों से मिलकर बना है क्या, आसियान। देखिए इसको याद करने के लिए बताते हैं हम कि इनको इंग्लिश में याद रखना है। ये है हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये जो दिया गया है ये एशिया है। तो एशिया का ये जो पूर्वी उत्तर के देश हैं, ये इस प्रकार से दिए गए हैं। तो कौन कौन से देश हैं, ये एशिया का भाग है। एशिया में ये देश हैं 48 देश हैं, जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जो आसियान संगठन है उसके बारे में। तो आसियान संगठन किन देशों ने मिलकर के बनाया है, तो 10 देशों ने मिलकर के बनाया है। कौन कौन है, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस। इन 10 देशों ने मिलकर के एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। देखिए ये आसपास के क्षेत्रों से मिलकर बना है, इसलिए इसे कहा गया है क्षेत्रीय संगठन। इसमें 2 या 2 से अधिक देशों का संगठन होता है, जिसमें आपस में ये आपस में साझा सहयोग करते रहते हैं। आर्थिक संबंधित तौर पर, व्यापारिक संबंधित तौर पर आपस में ये शांति सहयोग, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करती रहती हैं। और संयुक्त राष्ट्र के
कार्य को सरल बनाते रहते हैं और हमारी विश्व शांति में ये अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ध्यान रखना है। आसियान संगठन जो है उस संगठन में भारत हिस्सा इसका नहीं है, क्योंकि ये सार्क का हिस्सा है। सार्क हम अभी आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। तो इसमें आसियान का पूरा फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है कि आसियान का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, ये सबसे पहले नंबर कहाँ पर है, ये पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी को ईस्ट कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नीचे, क्योंकि ये है इतना हिस्सा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो देखिए ऐसे तो हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट, अर्थात ये है ईस्ट का एरिया और ये है साउथ का एरिया। तो साउथ, ईस्ट और ए से अपन को रखना है याद एशिया। तो पहले नंबर इन तीन को याद रखेंगे अपन, अभी ए को याद नहीं रखना है। क्या रखना है, SEA, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। N से नेशंस और A से है एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, 1967 में हुई थी इसकी स्थापना। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रीय संगठन हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो क्षेत्रीय संगठन देख लिया है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य हैं, आखिर क्यों बनाए जाते हैं, ये क्या उद्देश्य हैं, कुछ मोटो है इनके, अर्थात उद्देश्य इनके क्या हैं। तो पहला उद्देश्य इनका ये है कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपस में जो देश हैं, आपस में देश वो हैं, उन समस्याओं को क्षेत्रीय स्तर पर समाधान करते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि जो क्षेत्रीय संगठन के देश हैं, जो आपस में ये अंतर समस्याएं, जो भी इन देशों के बीच में समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने, उनको मिलकर के सुलझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को सरल बनाना। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को सरल बनाना, हम सभी जानते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और हमारे भारत ने सदस्यता 6 दिन बाद ली थी, 30 अक्टूबर 1945 को। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ये बहुत बड़ा संगठन है जिसमें लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र काम क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र पूरे देश के पूरे विश्व के बारे में, पूरे देश में क्या समस्या हो रही, क्या घटना हो रही, क्या किस देश में समस्याएं आ रही हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्याएं जो भी देशों में आपसी विवाद हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है ये। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र आगे भी मिलेगा अपन को, उसमें और अच्छी गहनता से देखेंगे। तो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के कार्य हैं, जैसे शांति की स्थापना करना, तो इनके लिए सरल बना दिया ना इनने। क्यों बना दिया, क्योंकि ये आपस में मिलजुल कर रहे हैं, तो आपस में विवाद तो हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, आपस में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को सरल बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को उन विवाद जैसी समस्याओं को नहीं देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये समस्याएं तो यहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को सरल बनाना। अगर छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय संगठन द्वारा अपने स्तर से ही समाधान कर दिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भार कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बाह्य हस्तक्षेप का सामना। देखिए, बाह्य हस्तक्षेप का सामना, यदि कोई देश दूसरे देश आकर के, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे चीन है, चीन किसी का हिस्सा है नहीं है, ना तो सार्क संगठन का है और ना ही एशिया संगठन का है। ये जो चीन दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि यदि ये कोई किसी प्रकार के किसी देश पर आक्रमण कर दे, तो इन बाहरी हस्तक्षेप से क्या करते हैं, ये मिलजुल कर समस्या को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप का सामना, बाह्य अर्थात बाहर के हस्तक्षेप अर्थात दखलंदाजी करना, कोई भी कार्यों में दखलंदाजी करना। अब है क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता की स्थापना। ये आपस में क्या करते हैं, एकता की स्थापना करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं और व्यापार साझा जैसी नीति को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है, इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के संगठन पर क्या असर होता है। देखिए जो हमारा ये क्षेत्रीय संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो क्षेत्रीय संगठन है इसके आसपास जो देश हैं, देखिए यहाँ पर जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, तिब्बत है, ये इत्यादि देश हैं। तो इन पर क्या असर होता है, तो देखते हैं अपन इन पर क्या असर होता है। अर्थात क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। तो देखते हैं जो क्षेत्रीय संगठन के बारे में, एक शक्तिशाली बनाना क्षेत्रीय भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों को शक्तिशाली बनाना तथा प्रभाव वृद्धि में योगदान देती है। इसको संक्षेप में इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो भौगोलिक निकटता की वजह से, पहला है भौगोलिक निकटता की वजह से क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाले देशों में संगठन की भावना का विकास होता है। भाई जैसा परिवेश होता है, यदि हमारा जैसा पड़ोसी करता है तो उससे क्या होता है कि हम भी उससे कुछ सीखते हैं। यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उससे सीखते हैं। तो भाई एक ये जो क्या है संगठन है, संगठन से जो आसपास के देश हैं तो उनके मन में भी भावनाएं आती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, भौगोलिक निकटता की वजह से क्षेत्रीय संगठन जो आसपास के देश होते हैं उनमें भावना का विकास, संगठन की भावना का भी विकास होता है कि हमें भी इनकी तरह संगठन बनाना चाहिए। दूसरा क्या असर होता है, दूसरा असर होता है कि ये आपस में देखते हैं देश कि ये आपस में आर्थिक सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, तो एक दूसरे का आपस में आर्थिक विकास होता है। तो इसी प्रकार से इनकी भी भावना का विकास होता है कि हमें भी इसी प्रकार से आपसी तालमेल मेल जोल बना करके रहना चाहिए। हमें संस्कृति को अपनी आदान प्रदान संस्कृति के माध्यम से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, शांति की स्थापना भी होती है और साथ में इनमें एक सद्भावना का विकास होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि दूसरा क्या कह रहा है, पारस्परिक निकटता से आपसी मेलजोल और आर्थिक सहयोग को व्यापार में प्रोत्साहन बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से आर्थिक सहयोग भी होता है। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमें इनका असर क्या हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र पर भी हो जाए। यदि हम इनकी दृष्टि से देखें तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से असर होता है, आर्थिक दृष्टि से असर होता है और राजनीतिक दृष्टि से, शांति सहयोग की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सभी दृष्टि में क्या है, ये इनका विकास होता है। क्योंकि ये सभी जो क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं इनका यही काम है कि आपस में मिलजुल कर रहना, आर्थिक सहयोग की भावना का विकास करना। तो इसी प्रकार से ये क्या कह रहे हैं कि तीसरा है, भौगोलिक निकटता के कारण सामूहिक सुरक्षा पर काफ़ी धनराशि व्यय होती है। इस प्रकार शेष बची हुई धनराशि का उपयोग अपने देशों के विकास में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रीय संगठन पर असर होता है। आसियान विजन 2020, आसियान विजन क्या है, यही है आसियान विजन जो अब भी बताया है, आसियान विजन 2020। देखिए इस प्रकार से यदि आप ग्राफ के माध्यम डायग्राम के माध्यम से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से अपन को देश बनाने आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इस प्रकार से आंसर अपन लिख भी सकते हैं। तो इसमें बताया गया है आसियान विजन 2020। देखिए जो आसियान विजन 2020 है वो बन कब गया था, 1967 में बन गया था। उस समय पर कितने देश थे, तो उस समय 5 देश थे, मुख्य तौर पर 5 देश थे। देखिए म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से ये देश थे। लेकिन ये जो और बाकी के देश बने, तो और बाकी के देश लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 1992 की बात 97, एक 99 में बना। तो इस प्रकार से देशों ने सदस्यता ली, थोड़ी रुक करके सदस्यता ली। वर्तमान में कितने देश हैं, तो वर्तमान में 10 देश हैं, 10 देशों का संगठन है। इसी 10 देशों से मिलकर के बना है संगठन, जिसका नाम क्या है, आसियान संगठन। तो 2020 में ये 2020 बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि 2020 में क्या मुख्य बातें हुई थी। तो अपन देखते हैं कि क्या मुख्य बातें हुई थी। तो मुख्य बात सबसे पहली, आसियान विजन 2020 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका
को प्रधानता दी गई। बहुर्मुखी का अर्थात होता है बहुत बड़े लेवल पर आसियान संगठन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों की आपसी सहयोग मेल जोल बना कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार आसियान की एक बहुर्मुखी भूमिका की प्रधानता दी गई। दूसरी, आसियान द्वारा टकराव के स्थान पर परस्पर वार्ताओं द्वारा समस्याओं को समाधान करना। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो 2002 में जो बातें हुई हैं, मुख्य तौर पर क्या बातें हुई हैं, तो मुख्य तौर पर ये बातें हुई हैं कि जो भी आसपास में जो भी वाद विवाद होंगे आपसी में मिलजुल करके सुलझाए जाएंगे। पहली भूमिका हो गई। दूसरी भूमिका ये क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात क्या हुई है, दूसरी बात ये हुई है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और क्या करेंगे, एक दूसरे आसियान में वास्तविक शक्ति अपने सदस्य राष्ट्रों, सहगामी सदस्य तथा शेष गैर क्षेत्रीय संगठन के मध्य लगाकर संवाद और परस्पर परामर्श करने की नीति में है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो अपनी वास्तविक शक्ति है उनका क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से आपस में मिलजुल करके तालमेल बना करके एक दूसरी परामर्शवादी नीतियों को अपनाएंगे। तीसरी बात में क्या बोल रहा है, आसियान देशों में विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा और सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। अर्थात सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा आपस में मेलजोल बना करके। और नेक्स्ट है एशियाई राष्ट्रों या देशों के साथ व्यापार करना। आपस में टैक्स फ्री जैसे संबंधित नियम कानूनों को कम करके, टैक्स कम लेकर के आपस में व्यापार करना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से याद भी कर सकते हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ क्या हैं। इनके 3 स्तंभ हैं मुख्य तौर पर। इनके उद्देश्य बताइए। ये जो स्तंभ बनाए गए हैं, स्तंभ अर्थात एक नीति है। तो 3 प्रकार की नीतियों पर ये काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, आसियान संगठन। तो आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, तो उनके उद्देश्य के बारे में हम बताएंगे। पहले तो इनके बारे में जान लीजिए कि इनका मुख्य स्तंभ क्या है। मुख्य स्तंभ एक प्रकार से खंभा की तरह दृढ़ पूर्वक कार्य क्या करता है। तो कौन कौन है, सबसे पहला है सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक समुदाय और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। इनके 3 मुख्य स्तंभों की वजह से इन आपस के देशों में बहुत अच्छी सुगमता वाली नीति चल रही है, आसपास में अच्छा तालमेल बना करके रह रहे हैं। तो देखिए याद कैसे करेंगे, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो 3 इनके क्या हैं, मुख्य स्तंभ है। कौन कौन से मुख्य स्तंभ हैं, पहला आर्थिक सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा अर्थात सुरक्षा से संबंधित इन आपसी देशों में मिलजुल करके रहना, किसी प्रकार के टकराव ना करना, सेना संबंधी विवादों को दूर करना। इस प्रकार से किसी प्रकार की सेना संबंधी सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न ना हो। यदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो मिलजुल करके आपस में सॉल्व कर ली जाती हैं। तो इस प्रकार की ये सुरक्षा पर जोर दे रहा है, पहला स्तंभ हो गया। दूसरा स्तंभ आर्थिक अर्थात धन से संबंधित गतिविधियों पर ये जोर देता है। तो आर्थिक समुदाय संयुक्त बाजार की स्थापना करता है। ये संयुक्त बाजार क्या होता है, तो इनमें टैक्स फ्री वस्तुएं दी जाती हैं, अर्थात टैक्स अधिक नहीं लिया जाता है और आपस में ये क्या करते हैं, मांग पूर्ति क्रय विक्रय करती रहती हैं। तो इस प्रकार से अब तीसरा स्तंभ है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय में ये क्या करते हैं कि आसपास जो अपने आसपास के देश हैं, आपस की जो 10 देश हैं, इनमें संस्कृति को लेकर और सामाजिकता को लेकर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाते हैं। सभी लोग मिलजुल करके आपस में तालमेल बना करके रहते हैं। तो अब इनके उद्देश्य क्या हैं, आसियान संगठन ने जो उद्देश्य बनाए, आसियान संगठन, देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था कि क्षेत्रीय संगठन, सबसे पहला क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य हैं। तो लगभग जितने संगठन हैं सभी के एक जैसे ही उद्देश्य होते हैं, जैसे शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य हैं उनको सरल बनाना, आपस में सहयोग और सद्भावना का विकास करना। इसी प्रकार से लगभग सभी में आ जाते हैं। जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं ना, उनमें सभी में लगभग एक ही जैसा कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब ये कह रहा है कि आसियान संगठन के उद्देश्य क्या हैं। तो अभी हमने सबसे पहला
उद्देश्य देखा था कि क्षेत्रीय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो ये भी ये पहला है, कौन सा है, पहला क्षेत्रीय संगठन है आसियान समुदाय, आसियान समुदाय। तो अब ये कह रहा है कि इनके उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास, आसपास में शांति की स्थापना करना, मिलजुल करके रहना, आर्थिक नीतियों का विकास करना। तो इस प्रकार से देखिए जी ये दिए गए हैं, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रकृति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। देखिए 3 बना सकते हैं इसको अपन, और 3 पॉइंट बना सकते। पहला क्या होगा, इसका पहला क्या आ जाएगा, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि अर्थात हर तरह से परिपूर्ण होना और आपस में परिपूर्ण करवाने में सहायता प्रदान करना, आपस में मिलजुल करके। सामाजिक प्रगति करना, समाज के ऐसे कार्य जो समाज में वंचित लोग हैं या दुर्बल लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो इन ऐसे व्यक्तियों को सरकार, ये आपस के व्यक्ति मिलजुल करके अच्छे कार्य करते हैं। क्षेत्रीय शांति की स्थापना करना, स्थिरता को बढ़ावा देना, औद्योगिक कृषि का विकास करना। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य हैं और मुख्य तौर पर आसियान का ये उद्देश्य है। तो 3 उद्देश्य हो गए और ये हैं इस प्रकार से इनके उद्देश्य। तो इनके उद्देश्य ये हैं। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह से अलग है। जो आज चीनी अर्थात चीन, जो चीन ये है हमारा चीन, देखिए ये इस प्रकार से ये चीन है और यहाँ पर है ये तिब्बत। तो ये जो चीन है, चीन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये है चीन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में चीन, क्या है क्वेश्चन, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह से अलग है, अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह से अलग है। तो देखिए जो वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था पहले की नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है, निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। देखिए खुले द्वार की नीति, जो चीन देश है उसने क्या किया, जब विश्व युद्ध चल रहा था 1945 से 1991 तक चला था, तो इसने किसी की नीति को फॉलो नहीं किया था। ना तो इसने अपना गुट पूर्वी गुट में मिलाया, ना पश्चिमी गुट में मिलाया, ना पूर्वी खेमा ना पश्चिमी खेमा, पहली दुनिया ना दूसरी दुनिया में किसी में अपनी नीति को साझा नहीं किया। कहने का मतलब पहली दुनिया यूएसए, दूसरी दुनिया यूएसएसआर, तो इनने किसी के भी गुट में नहीं मिलाया। तो इसने क्या किया, चीनी अर्थव्यवस्था खुले द्वार की नीति, इसने कौन सी नीति अपनाई, ये खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई गई, खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई गई। एक नेता थे वहाँ के सियोन पियंग नाम के, उन्होंने जब ये नीति अपनाई तो एक प्रकार से ये मजदूरों के लिए कष्टप्रदायी भी एक नीति थी, क्योंकि इसने विदेश के जो भी जितनी विदेशी कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंटर, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंटर हैं, सभी को इसने अपने देश में आमंत्रण दे दिया कि आ जाओ, हम टैक्स भी अधिक नहीं लेंगे, हम पानी, बिजली, रॉ मटेरियल, कच्चा माल और जो भी लगाना है आप लगा सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करो। तो इस प्रकार से इसने जो लेबर है, लेबर भी हमारे यहाँ से पर्याप्त है, काम पर लगाओ, यदि काम ना करें तो उनको तत्काल गोली से मार दो। कहने का मतलब है यहाँ उस समय पर खुले द्वार की नीति में कई लोग ऐसे मारे गए थे। किसी का यदि कोई कहता था कि आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या हमसे ज़्यादा कार्य करवाया जा रहा है, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्शन उठाने वालों को तत्काल मार देता था ये खुले द्वार की नीति में। तो एक प्रकार से वहाँ पर विकास तो बहुत हुआ था, लेकिन थोड़ी जनसाधारण को थोड़ी समस्या हुई थी। तो ये क्या कह रहा है, 1949 में माओ के नेतृत्व में एक माओवादी नेता था, तो माओ के नेतृत्व में एक सरकार चल रही थी, माओवादी सरकार। तो साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीनी गणराज्य गणतंत्र की स्थापना के समय वहाँ की आर्थिक रूपरेखा सोवियत मॉडल पर आधारित थी। देखिए नीति है, नीति वहाँ पर भी एक सरकार होती है जो साम्यवादी सरकार, वो यहाँ भी ये भी चला रहा था साम्यवादी सरकार, लेकिन उसके गुट में बिल्कुल भी नहीं मिला था। वहीं पर इसका जो मॉडल
अपनाया गया, उसमें खेती से पूंजी निकालकर शासकीय नियंत्रणों में विशाल उद्योग स्थापित करने पर बल दिया गया। इनका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, इसलिए इसने विदेशी व्यापार भी न के बराबर था तथा प्रति व्यक्ति आय भी अत्यधिक कम थी। तो इसीलिए इसने 70 के दशक में अर्थात 1978 में इसने खुले द्वार की नीति को अपना लिया। किसने अपनाया? सियोन पेंग ने, एक नेता था ये। तो इस प्रकार से वहाँ पर फिर उसके बाद विकास भी देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन अब इस प्रकार से अपना ये दूसरा पॉइंट है कृषि उद्योगों का निजीकरण। इसने पूरी तरह से जो कृषि उद्योग हैं उनका निजीकरण कर दिया, अर्थात सरकारी छोड़ करके अधिकतर प्राइवेट हाथों में बेच दिया। कृषि उद्योगों का विकास किया, कृषि उद्योगों का निजीकरण कर दिया और विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुए। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की। तो इसने पूरी तरह से अपनी जो नीति है विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित कर ली थी। विश्व व्यापार संगठन व्यापार करने का एक संगठन है, इसमें आपस में मिलजुल करके व्यापार करते हैं विश्व में। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब है क्वेश्चन, किस तरह यूरोपीय देश ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाईं? संक्षेप में उन कदमों की चर्चा कीजिए जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय संगठन, अब बात करते हैं यूरोपीय संगठन की। अब यूरोपीय संगठन को देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो ये बड़ा भी हो गया है, तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से अपन को इसमें यूरोपीय संघ क्या है, इसमें कौन कौन देश थे, तो ये बताएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जो अपना यूरोपीय संगठन है इसके बीज बो दिए गए थे 1945 से ही, लेकिन इसकी स्थापना जो है वास्तविक रूप से इसकी स्थापना हुई थी 1992 को। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे। इसके 2 क्वेश्चन बस रह गए हैं और इसके बाद फिर अपन पढ़ने वाले हैं इसी में के ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रकार से ये, तो इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।